Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is अंजलि। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यूनिट 3 का सेकंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको सिलेबस एग्जाम पैटर्न की वीडियो में बताया था, यूनिट 3 के अंदर टोटल 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इस वीडियो से पहले मैं आपके साथ यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 का ए पार्ट जो है डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको एग्जाम के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट द स्ट्रक्चर, पावर एंड पोजीशन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट एंड ऑल द अदर कोर्ट्स ऑफ द स्टेट वर्क अंडर इट। स्टेट का सबसे हाईएस्ट कोर्ट जो होता है वो हाई कोर्ट होता है और स्टेट के अंदर जितने भी दूसरे कोर्ट्स होते हैं जैसे कि जुवेनाइल कोर्ट, सेशन कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, ये सारे कोर्ट जो होते हैं हाई कोर्ट के सुपरविजन के अंडर वर्क करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर एवरी स्टेट। संविधान के अंदर ये लिखा गया है कि हर स्टेट का अपना जो है हाई कोर्ट होगा, बट देयर कैन बी अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। बट ऐसा हो सकता है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का एक कॉमन कोर्ट है। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हैव अ कॉमन हाई कोर्ट एट चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा स्टेट का कॉमन हाई कोर्ट है चंडीगढ़ के अंदर। इंडिया में टोटल 25 कोर्ट्स हैं जो डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कॉम्पोजिशन। एवरी हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड मेनी अदर जजेस हुज नंबर हैज नॉट बीन फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हाई कोर्ट के जो हेड होते हैं उन्हें चीफ जस्टिस कहते हैं और चीफ जस्टिस के अलावा हाई कोर्ट के अंदर दूसरे जजेस भी प्रेजेंट होते हैं और जितने भी जज होंगे हाई कोर्ट के अंदर इसका नंबर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फिक्स नहीं किया गया है। हर स्टेट के अंदर जो नंबर होते हैं हाई कोर्ट के जजेस का वो अलग अलग हो सकता है। अ स्मॉलर स्टेट शैल हैव लेस नंबर ऑफ जजेस इन कंपैरिजन टू अ लार्ज स्टेट। जो स्मॉलर स्टेट होती है जिसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम रहती है, जिसके केसेस काफ़ी कम रहते हैं, वहाँ पर जजेस भी कम होते हैं। जबकि जो बड़ी स्टेट्स होती है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं, वहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर पॉपुलेशन होने के कारण केसेस ज़्यादा आते हैं जिसकी वजह से नंबर ऑफ जजेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए जो है पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है हाई कोर्ट के अंदर कितने जजेस होंगे। अभी जो हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर है 160 जजेस और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ जजेस जो है स्टेट के अंदर वो है सिक्किम। सिक्किम कोर्ट के अंदर सिर्फ 3 जज हैं। नेक्स्ट हेडिंग है क्वालिफिकेशन। इफ समवन वांट टू बिकम अ जज इन द हाई कोर्ट तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। फर्स्ट पॉइंट है सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के नागरिक होने चाहिए। सेकंड, अ जज इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। हाई कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट्स होते हैं उनमें एज अ जज रहे होने चाहिए वो पर्सन 10 ईयर्स के लिए एटलीस्ट। फिर नेक्स्ट है एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। हाई कोर्ट के अंदर 10 साल एटलीस्ट जो है वो पर्सन एडवोकेट होने चाहिए, उनके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाकर वो पर्सन जो है हाई कोर्ट के जज की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट हेडिंग है अपॉइंटमेंट, यानी कि जो चीफ जस्टिस हैं और बाकी के जितने भी जजेस हैं हाई कोर्ट के उनकी अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन करने की अथॉरिटी किसके पास होगी। द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट की उनकी अपॉइंटमेंट लेटर पर प्रेसिडेंट साइन करेंगे बट विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के हेड यानी कि चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के साथ और गवर्नर जो होंगे उस स्टेट के उनकी सहमति के साथ। तो पहले जो है गवर्नर स्टेट के और जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, इन दोनों के साथ मिलकर जो है प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की लेटर पर साइन करेंगे। Other judges of the High Court are appointed by the President in the consultation with the Governor of the state and Chief Justice of the High Court. जो हाई कोर्ट के बाकी जजेस होंगे उनकी अपॉइंटमेंट लेटर पर भी प्रेसिडेंट ही साइन करेंगे, बट इस बार प्रेसिडेंट जो है गवर्नर जो होंगे उस स्टेट के और जो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के उन दोनों के साथ कंसल्ट करेंगे। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर जो होगी बाकी के जजेस की उसको साइन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है टेन्योर, कि हाई कोर्ट के जज की जब अपॉइंटमेंट हो जाती है तो अपनी पोस्ट पर कितने टाइम तक रह सकते हैं। हाई कोर्ट जज हैज़ अ टेन्योर अंटिल ही हैज़ अटेन द एज ऑफ 62। तो जब तक जो है हाई कोर्ट के जो जज है उनकी एज 62 नहीं हो जाती तब तक वो अपनी जो पोस्ट है वो उस पर रह सकते हैं। टेन्योर ऑफ द जज कैन बी शॉर्टनड ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। जो जज का टेन्योर है वो कम भी हो सकता है इन फॉलोइंग कंडीशंस पे। अगर वो खुद रिज़ाइन कर दें, सेकंड उनकी डेथ हो जाए उनके टेन्योर के दौरान, थर्ड अगर उन्हें इम्पीच कर दिया जाए। इम्पीच का मतलब है यानी कि अगर वो कोई ऐसा काम किया, उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है। सेकंड, कोई ऐसा बयान दिया है जिससे सोसाइटी के अंदर दंगे फसाद फैले हैं। थर्ड, अगर उन्होंने कोई भी बयान देते वक्त पार्शियलिटी की है तो इन सारी कंडीशंस में उन्हें इम्पीच किया जा सकता है, उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। इन तीनों ही कंडीशन में जज का जो टेन्योर है वो कम हो सकता है।
Next heading है ट्रांसफर ऑफ अ जज. द प्रेसिडेंट में कंसल्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू एनी हाई कोर्ट. जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर कर सकते हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, बट उसके लिए प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI के साथ, जो कि हेड होते हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ. तो यहाँ पर जब वो उनके साथ कंसल्ट करेंगे, वो अलाउ करेंगे प्रेसिडेंट को, तभी प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं. नेक्स्ट हेडिंग है पावर्स ऑफ हाई कोर्ट. फर्स्ट पॉइंट है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, यानी कि जो हाई कोर्ट के बनाए हुए कानून हैं वो कहाँ तक एप्लीकेबल हैं. इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट ये है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, वो केसेस जो डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास ही आ सकते हैं. इट मीन्स एन एप्लीकेंट कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट नॉट बाय मीन्स ऑफ अपील, यानी कि वो केसेस जो डायरेक्टली हाई कोर्ट में ही जा सकते हैं और जो भी एप्लीकेंट है जिसने केस फाइल किया हुआ है हाई कोर्ट के अंदर वो डायरेक्टली वहीं पर गया है, उसने अपील कर कर जो है अपना केस ट्रांसफर नहीं करवाया. ये सारे फॉलोइंग केसेस है जिनमें हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है. फर्स्ट केस है अगर कोई डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा हो जाए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी MP और MLA के बीच, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो केस जो है सीधा हाई कोर्ट में जाएगा. सेकंड, जितने भी केसेस होते हैं रिलेटेड टू मैरिज, डिवोर्स और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, यानी कि अगर कोर्ट ने कोई भी कानून निकाला है या कोई भी किसी पर्सन को बुलाया कोर्ट के अंदर, वो पर्सन नहीं आता है या कोर्ट के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको खराब करने की कोशिश करता है, तो वो सारे ऐसे केसेस जो है वो सीधा डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास जाते हैं. नेक्स्ट है केसेस ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर कोर्ट टू इटसेल्फ. जो हाई कोर्ट है उसके नीचे जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उनमें जो भी केसेस चल रहे हैं हाई कोर्ट उसको अपने पास ट्रांसफ़र कर सकता है अगर उनमें कोई भी इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम है कि कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स है उनका मतलब जो है कुछ और निकाला जा रहा है. तो हाई कोर्ट जो होता है स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए केसेस को अपने पास डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकता है. इसके अलावा इलेक्शन डिस्प्यूट, स्टेट के अंदर इलेक्शन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो सारे केसेस हाई कोर्ट के पास जाएंगे. और लास्ट है हाई कोर्ट जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए रिट भी पास कर सकता है. जो रिट्स होते हैं वो आर्टिकल 226 के अंडर जो है हाई कोर्ट पास कर सकता है. रिट्स के अंदर जो है हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, सैरिटोरी, ये सारे रिट्स हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों को बचाते हैं. तो इन सबको जो है हाई कोर्ट इम्प्लीमेंट कर सकता है उस एरिया में अंडर आर्टिकल 226. नेक्स्ट हेडिंग है एपेलेंट जुरिस्डिक्शन. इट हैज़ द पावर टू हेयर द अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट विद इन इट्स टेरिटरी. हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने अगर कोई भी जजमेंट पास कर दी है उसके अगेंस्ट भी जो है जाकर हाई कोर्ट जो है केस को रीओपन कर सकता है और दोबारा से अपनी जो है जजमेंट पास कर सकता है, बट वो उसी टेरिटरी के अंदर जो भी उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके साथ वो ऐसा कर सकता है. तो ऐसी जुरिस्डिक्शन को हम एपेलेंट जुरिस्डिक्शन करते हैं कि यानी कि वो केस जो है हाई कोर्ट के पास अपील करके आया, उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उस पर नहीं था. जैसे कि इन फॉलोइंग केसेस से समझते हैं. जैसे कि फर्स्ट है द डेथ सेंटेंस अवॉर्डेड बाय द सेशन जज. सेशन जज जो होते हैं क्रिमिनल कोर्ट के हेड जज होते हैं, अगर वो किसी भी पर्सन को डेथ सेंटेंस डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए हाई कोर्ट का अप्रूवल जरूरी है. सेकेंड, हाई कोर्ट हेयर द केसेस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जब भी जज जो है किसी केस को सुनाते वक्त वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो उसके पीछे चेक किया जाता है कि उनका क्या इंटेंशन है उस पर्टिकुलर केस के साथ और क्या ग्रामेटिकल तरीके से वो यूज़ कर रहे हैं. तो जब भी इंटरप्रिटेशन की बात आती है उसमें हाई कोर्ट जो है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हाई कोर्ट हेयर द केसेस ऑन इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एटसेट्रा. जब भी केसेस ऐसे होते हैं जिसमें इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स की बात आती है या रिलेटेड टू मनी या फंड, तो उसमें भी जो है एपेलेंट जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट के पास. द हाई कोर्ट इन क्रिमिनल केसेस हेयर द अपील इन विच अक्यूज्ड हैज अ सेंटेंस टू 4 years इम्प्रिजनमेंट बाय द सेशन जज. यानी कि जो सेशन जज है, जो क्रिमिनल कोर्ट के हेड होते हैं, वो किसी भी पर्सन को 4 साल की जेल की सज़ा सुनाते हैं तो वो पर्सन जो है उसकी अपील कर सकता है हाई कोर्ट के पास. थर्ड पॉइंट है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी केस को रीओपन कर सकते हैं और केस को रिव्यू कर सकते हैं दोबारा से अगर उन्हें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज है उसको वॉयलेट किया गया है, उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत बताई गई है या फिर फंडामेंटल राइट जो है वो लोगों के छीने गए हैं. तो इस केस में जो है हाई कोर्ट के पास ये पावर है जुडिशियल रिव्यू करने की. फोर्थ पॉइंट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. जितने भी हाई कोर्ट के डिसीजंस होते हैं उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है ताकि जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट उनके अंडर वर्क कर रहे हैं उनके पास वो एक्सपीरियंसेस इकट्ठे हों कि हाई कोर्ट ने वो केसेस कैसे सॉल्व किए थे, ताकि फ्यूचर में जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी वो उन केसेस की मदद ले सकते हैं. दैट मीन्स रिकॉर्डेड फॉर द परपेचुअल मेमोरी एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एक्सेप्ट दीज डिसीजन एज जुडिशियल हियरिंग.
फिफ्थ पॉइंट है पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस। द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट हैज़ द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल थ्रू आउट द टेरिटरी। इसका मतलब है एक स्टेट के अंदर जो हाईएस्ट कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के अंडर जितने भी कोर्ट काम करते हैं वो हाई कोर्ट के रूल्स रेगुलेशन और गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। हाई कोर्ट इस चीज़ का ध्यान रखता है कि उनकी स्टेट के अंदर जुडिशियल सिस्टम जो है अच्छे से वर्क करे। नेक्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ सर्टिफिकेशन। एन अपील कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट ओनली व्हेन इट इज सर्टिफाइड बाय द हाई कोर्ट। स्टेट के अंदर जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जैसे कि क्रिमिनल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जुवेनाइल कोर्ट, इनके अंदर जो भी केसेस चलते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उस केस को वो सुप्रीम कोर्ट लेके जाएं तो वो केस तभी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर उस स्टेट का हाई कोर्ट उस पर सिग्नेचर करे, उसे सर्टिफाइड करे। तो इस चीज़ में भी जो हाई कोर्ट है उसके पास हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ पावर है। लास्ट 7th पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। द अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, पोस्टिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस इज मेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। जितनी भी अपॉइंटमेंट होती है, प्रमोशन होती है या पोस्टिंग होती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट जज की, वो गवर्नर के पास उसका अपॉइंटमेंट राइट है। गवर्नर को ऐसा करते वक्त जो है हाई कोर्ट के जज के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन अपॉइंट इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एंड डिटर्मिन देयर सैलरीज। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को अपॉइंट कर सकते हैं और उनकी जो सैलरीज है वो भी डिसाइड कर सकते हैं। इट कैन इंक्वायर रिकॉर्ड ऑफ एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट। किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो भी केस है उसको इंक्वायर कर सकते हैं। इट कैन इशू रूल्स रिगार्डिंग टू द वर्किंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। किसी भी टाइम किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट को इशू कर सकते हैं गाइडलाइंस या उसे रूल्स रेगुलेशन बता सकते हैं अगर वो प्रॉपर से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके जो है केस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पोजीशन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो होते हैं हाईएस्ट कोर्ट होते हैं स्टेट के अंदर। ये जो है इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जुडिशियल सिस्टम का इंडिया में, और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के बिलो जो आते हैं। सबसे हाईएस्ट कोर्ट जो इंडिया का वो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के बाद जो किसी कोर्ट की इंपॉर्टेंस होती है वो हाई कोर्ट की होती है। और टोटल 25 हाई कोर्ट्स जो हैं वो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। हाई कोर्ट फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी हाई कोर्ट वर्क करते हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अंदर जैसे रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं। दीज कोर्ट्स आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जितने भी हाई कोर्ट आज वर्क कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के थ्रू काम कर रहे हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम्प्लीटली सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही केसेस सॉल्व करते हैं। उनके पास भी फ्रीडम है, जैसे मर्जी जो है जजमेंट वो पास कर सकते हैं जैसे उनको केसेस लगते हैं अपने स्टेट के अंदर। बट अगर वो केस वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को या फंडामेंटल राइट को, फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें इंटरफेयर कर सकता है। अदरवाइज हाई कोर्ट के पास कंप्लीट फ्रीडम होती है। जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट जो हैं हाई कोर्ट के अंडर वर्क करते हैं वो उनको सबऑर्डिनेट कर सकते हैं, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं, उनको गाइडलाइंस बता सकते हैं। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप यहाँ पर लिख सकते हो, बट इनकेस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी मैंने आपके लिए यहाँ पर लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना। I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.